हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक हैं। एंड टुडे वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था ग्लोबिन स्ट्रक्चर के बारे में, ग्लोबिन के फंक्शन के बारे में। जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट ग्लोबिन प्रोटीन है, अल्फा ग्लोबिन एंड बीटा ग्लोबिन, एंड उसमें जो प्रेजेंट आयरन है उसकी बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ, एंड हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, सब इंफॉर्मेशन जो थी हमने उसमें कवर की थी। आज हम अपने पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कर्व, यानी कि जो हिल इक्वेशन है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग को कैसे रिप्रेजेंट करती है एंड इसका जो कर्व है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम हिल इक्वेशन की बात करें, राइट, तो हिल इक्वेशन का क्या होती है? हीमोग्लोबिन, अगर देखो हीमोग्लोबिन का वन मॉलिक्यूल, राइट, वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड कर रहा है, राइट, और फिर ये क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन O2 4, हम ये लिख सकते हैं। और हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से बाइंडिंग होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट जो पोरफायरिन रिंग होती है उसमें हीम प्रोटीन एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ओके, और फिर उसमें आयरन जो प्रेजेंट होता है, 4 आयरन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग शो करता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। ठीक है, और अगर हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि y इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का 4 एंड PO2 4 प्लस P50, राइट, ये हिल इक्वेशन है। y का मतलब होता है सैचुरेशन, कि अगर हम हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग या सैचुरेशन देखें तो हमारा कितना हुआ है। तो PO2, राइट, P50 वैल्यू के बारे में आपको बता दें कि P50 वैल्यू का मतलब होता है कि 50% ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो सैचुरेट हो चुका। यानी कि देखो, अगर हम P50 वैल्यू की बात करें, राइट, तो P50 वैल्यू क्या होती है? P50 वैल्यू हमने आपको बताया कि 50% सैचुरेट हो जाए, 50% सैचुरेशन हो जाए किसका? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, राइट, O2 के साथ 50% सैचुरेशन यहाँ तक हो गया। तो अगर ये P50 वैल्यू का मतलब होता है, अगर हम देखो, आप यहाँ पर देखो, अगर हम y इक्वल टू PO2 का 4, राइट, अपॉन PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस P50 वैल्यू का अगर हम निकालें तो सैचुरेशन हमारा कितना होगा? हम n लिख सकते हैं, y इक्वल टू PO2, राइट, y इक्वल टू PO2 का पावर n अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की पावर n प्लस P50, राइट, की पावर n, हम ये लिख सकते हैं, राइट, हम उसका वैल्यू लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात ना करें और अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो n इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो एक ही ऑक्सीजन बाइंड करती है, राइट। तो इसका वैल्यू मायोग्लोबिन के लिए कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 1। तो हीमोग्लोबिन के लिए n का वैल्यू कितना है? तो n इक्वल टू 4, क्योंकि 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कर्व की अगर हम बात करें तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि इसका जो कर्व आता है वो सिग्मोइडल आता है। एस शेप्ड का कर्व जो है वो हमें मिलता है। अब देखो कैसे, अगर हम बात करें तो सैचुरेशन की, तो y इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पर n इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, ये मायोग्लोबिन के लिए हो सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं। ओके, तो n जो है वो हिल कोफिशिएंट को यहाँ रिप्रेजेंट करा है। ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी इन लिगैंड बाइंडिंग, मतलब कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अगर प्लीज़ आपने एक बार नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार देख कर लीजिएंगे, तो आपको सेकंड लेक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हिल कोफिशिएंट जो है वो डिग्री, हिल एन जो है वो हिल कोफिशिएंट है एंड मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कोऑपरेटिविटी इन लिगैंड बाइंडिंग। कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब हमने आपको बताया था कि अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो कन्फर्मेशन चेंज होती है, वो सेकंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए एफिनिटी को इंक्रीज हो जाती है। यानी कि वो पहले टेंस स्टेट में होता है, देन कन्वर्ट होता है रिलैक्स स्टेट में, और रिलैक्स स्टेट जो होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो होती है वो एफिनिटी जो होती है ज़्यादा होती है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें देखो कर्व की, तो कर्व में हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू हम रखते हैं, यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रखते हैं जो टोर में करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम टोर में यूनिट में शो करेंगे। तो अगर y की वैल्यू 0.5 है, इसका मतलब 0.5 का मतलब क्या है? यहाँ पर 0 कर लीजिए, यहाँ 0.5 और यहाँ 1 कर लीजिए। तो अगर हम 0.5 करें यहाँ, राइट, ये तो एक 0.5 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 50% सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का हो चुका,
राइट। y की वैल्यू अगर 0.5 है तो हमने सैचुरेशन बताया था, तो हम कहेंगे कि 0.5 पर यहाँ पर 50% हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो चुका। तो अगर हम कर्व बनाएं, देखो तो कर्व बनाए तो हीमोग्लोबिन का यहाँ पर पहले तो बाइंडिंग तो बाइंड किया, फिर इसके बाद बाइंडिंग बढ़ेगी क्योंकि हम कहते हैं कि कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है, राइट। तो बाइंडिंग अगर बढ़ी तो यहाँ पर जाकर ये एक टाइम पर सैचुरेट हो जाएगी, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट भी यहाँ पर क्यों हो रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जितने भी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे वो 100% उनका सैचुरेशन हो चुका। तो अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है तो वो तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करेगी क्योंकि सभी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड कर चुके, ठीक यहाँ पर। और अगर हम मायोग्लोबिन का इसके साथ ही दिखाएं तो मायोग्लोबिन का जो होता है कर्व वो हाइपरबोलिक होता है। हाइपरबोलिक का मतलब है कि यहाँ पर कोऑपरेटिव, यहाँ पर वो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करता है एंड फिर सैचुरेशन होता जाता है और यहाँ पर जाकर ये 100% सैचुरेशन मायोग्लोबिन का हो जाता है। तो देखो अगर हम 0.5 से यहाँ पर नीचे लाएं, ठीक, यहाँ पर हमारा 0.5 सैचुरेशन हो चुका है, ये हीमोग्लोबिन का है। अगर हम इसे नीचे करें तो ये हमारी वैल्यू 25 टोर आ रही है, राइट। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं P50 वैल्यू, क्योंकि हम 50% सैचुरेशन को P50 वैल्यू शो करते हैं। तो P50 वैल्यू की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ कितनी आ गई, अप्रोक्सीमेट हम 26 टोर लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट हम 26 टोर कर सकते हैं, राइट। तो 2 टोर 50% सैचुरेशन ऑफ मायोग्लोबिन। और अगर मायोग्लोबिन के लिए देखें, आप यहाँ ऐसे समझो, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो ऑक्सीजन के कर्व की, तो यहाँ हमारे पास 0.5 वैल्यू ले लीजिए, राइट। ये हमारे पास y है और यहाँ पर हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जिसे हम टोर में कर रहे हैं, राइट, जिसे हम टोर में कन्वर्ट कर। अब यहाँ हमारे पास हम एस शेप्ड जो कर्व होता है मायोग्लोबिन का, सॉरी हीमोग्लोबिन का, हमने वो बना दिया, ये हीमोग्लोबिन का कर्व है। यहाँ पर मायोग्लोबिन भी बना लीजिए, ये हाइपरबोलिक होता है तो हमने मायोग्लोबिन का कर्व बना लिया है। तो अगर हम यहाँ से इसे करें और नीचे इस लाइन पर लाएं तो यहाँ हमारी वैल्यू आ रही है 26 टोर, यानी कि हीमोग्लोबिन का 50% सैचुरेशन यानी कि P50 वैल्यू इक्वल टू 26 टोर आ गई, राइट। अब अगर हम इसका देखें मायोग्लोबिन का, तो मायोग्लोबिन का अगर हम यहाँ शो करें तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 2 टोर। ये मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ, अगर आप स्टैंडर्ड कर्व पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको वैल्यू मेंशन होगी तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं। तो 20, तो मायोग्लोबिन के लिए P50 का वैल्यू कितना है, तो 2 टोर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से और मिल रही है कि मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है ऑक्सीजन के रिलेटिव में। क्योंकि देखो अगर 50% सैचुरेशन यहाँ 2 टोर पर ही हो चुका और हीमोग्लोबिन के लिए जो सैचुरेशन है 50% सैचुरेशन वो 26 टोर पर जाकर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मायोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन की हाई बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग एफिनिटी जो है बहुत हाई है, ओके। तो हमने इसीलिए हम यहाँ पर एस शेप्ड का कर्व दिखा रहे हैं और ये एस शेप्ड होता है, राइट, और ये होता है हाइपरबोलिक कर्व, ओके। तो अगर हम कोऑपरेटिव बाइंडिंग की बात करें, देखो यहाँ पर कोऑपरेटिव बाइंडिंग अगर पॉजिटिव कोऑपरेशन होगा, एन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो लाइगेंड O2 है तो एस शेप्ड कर्व आएगा, राइट। नेगेटिव कोऑपरेटिविटी अगर हम बात करें तो एन का वैल्यू 1 से कम होगा और इसकी एफिनिटी नेक्स्ट सब यूनिट के लिए कम होगी। अगर कोई कोऑपरेटिविटी परसेंट नहीं है, एन इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर तो कोई कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं होती। अगर हम आपको मायोग्लोबिन का केस दिखाएं तो मायोग्लोबिन में तो कोई कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं होती क्योंकि उसमें तो एक ही साइड प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन की, कोई कोऑपरेशन नहीं होता। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। एन क्या हमने आपको बताया था, हिल कोफिशिएंट, राइट। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 1, 100% सैचुरेशन हो चुका। तो ये इसका कर्व कितना आएगा, हाइपरबोलिक, राइट, हाइपरबोलिक करवाएगा। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोऑपरेशन की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोऑपरेटिविटी की, तो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी जो है वो मॉड्यूलेटर, देखो अब आप यहाँ पे ऐसे समझो, अगर हम पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी की बात करते हैं तो अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल है, राइट, यहाँ पर देखिए अगर कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, मान लीजिए अगर कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, यहाँ पर उसमें क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है, या हम इसे कैटालिटिक साइट भी बोल सकते हैं, राइट, कैटालिटिक साइट भी बोल सकते हैं। और इसमें मान लो हमारे पास यहाँ पर रेगुलेटरी साइट प्रेजेंट है,
राइट। यहाँ पर हमारे पास रेगुलेटरी साइट प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन मान लो एज ए सबस्ट्रेट भी बाइंड कर रहा है और एज ए रेगुलेटरी बाइंड में मॉड्यूलेटर का भी काम कर रहा है। मॉड्यूलेटर क्या होता है? मॉड्यूलेटर का मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा कि अगर रेगुलेटरी साइट पर प्रेजेंट है तो हम उसे मॉड्यूलेटर बोलते हैं। इसका मतलब है कि वो एफिनिटी को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, राइट। किसी रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो मॉड्यूलेटर मान लीजिए हमने ऑक्सीजन ही लिया, तो अगर मॉड्यूलेटर भी ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पर अगर मॉड्यूलेटर भी ऑक्सीजन है, सबस्ट्रेट भी ऑक्सीजन है, राइट, तो हम बोलेंगे ये है, सॉरी, सेम सेम है, तो हम उसे बोलेंगे होमोट्रोफिक एलोस्टेरिक इफेक्ट, राइट। होमोट्रोफिक एलोस्टेरिक इफेक्ट, इसका मतलब यहाँ पर सबस्ट्रेट और मॉड्यूलेटर दोनों सेम है, कैटालिस्ट दोनों ही सेम है, राइट। तो हम इसे बोलेंगे होमोट्रोफिक एलोस्टेरिक इफेक्ट। तो जैसे ऑक्सीजन है वह एज ए मॉड्यूलेटर की तरह भी बाइंड कर रहा है, एज ए सबस्ट्रेट की तरह भी बाइंड कर रहा है, राइट। और अगर हीम का कन्फर्मेशन चेंज होता है और सब यूनिट एफिनिटी इंक्रीज होती है ऑक्सीजन के साथ, राइट, तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। यानी कि अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है तो नेक्स्ट सब यूनिट के लिए वो एफिनिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। अगर नेगेटिव कोऑपरेटिविटी की बात करें तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास यही सेम हो जाएगा कि अगर हमारे पास देखो यहाँ पर कैटालिटिक साइट जो कोई भी सबस्ट्रेट है, मान लो हमारे पास यहाँ कैटालिटिक साइट प्रेजेंट है, कैटालिटिक साइट मान लीजिए उसका सबस्ट्रेट जो है वो ऑक्सीजन है, और यहाँ पर रेगुलेटरी साइट प्रेजेंट है। रेगुलेटरी साइट की बात करें तो यहाँ पर हमने मान लीजिए CO2 है, हमारे पास H पॉजिटिव आयन है, क्योंकि देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ऑक्सीजन हीम के साथ ऑक्सीजन के ही नहीं बाइंड करता और अदर फैक्टर भी बाइंड कर सकते हैं ग्लोबिन के साथ। देखिए मैं आपको शो करा देती हूँ, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था, यहाँ देखिए यहाँ हमने बताया था लाइगेंड एंड सबस्ट्रेट ऑफ हीमोग्लोबिन ए। तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन से CO2, क्लोराइड, NO, BPG, H पॉजिटिव आयन ये सभी बाइंड कर सकते हैं, ओके। तो अगर मॉड्यूलेटर, अगर सबस्ट्रेट ऑक्सीजन है और मॉड्यूलेटर हम CO2, BPG, H पॉजिटिव में कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हेट्रोट्रोफिक एलोस्टेरिक इफेक्ट आ रहा है, राइट। हेट्रोट्रोफिक का मतलब है कि दोनों ही मॉलिक्यूल डिफरेंट है, हेट्रोट्रोफिक एलोस्टेरिक इफेक्ट आएगा, राइट। हीमोग्लोबिन जो होती है उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है वो प्रेजेंट होती है। मायोग्लोबिन में तो कोई कोऑपरेशन नहीं होता, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, फैक्टर अफेक्टिंग द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन कर्व को जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन को कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहला फैक्टर देखिए, सबसे पहले हमने आपको ये वाला डायग्राम हमने आपको समझा दिया है, राइट। देखो यहाँ पर वाई को लेते हैं हम, 0.5 सैचुरेशन हो रहा है, 0.5 सैचुरेशन में हमने बताया कि 26 स्टोर इसकी वैल्यू आ रही है हीमोग्लोबिन की, ये हीमोग्लोबिन का नॉर्मल कर्व है, राइट। और अगर हम बात करें अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होगी, राइट, अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होती है तो लेफ्ट शिफ्ट होगी। अभी प्लीज़ आप एक बार सुन लीजिए, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर राइट शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए कम होती है, कम होती है, राइट। अभी हम फैक्टर से डिस्कस करेंगे कि राइट शिफ्ट कब होती है एंड लेफ्ट शिफ्ट कब होती है। तो पहले तो आपको याद रखना है, राइट, हमने एस शेप्ड कर्व बनाया हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल कर्व है। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ती है हीमोग्लोबिन के साथ तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम राइट शिफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो रही है, और कैसे कम हो रही है यहाँ देखिए, देखो यहाँ देखो, हमने आपको पहले भी समझाया है कि यहाँ पर ये कर्व है, राइट। यहाँ पर हम वाई वैल्यू लेते हैं, यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 26 स्टोर है, राइट। यहाँ पर पी वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ मान लीजिए हमारा 0.5 वैल्यू है, यानी कि 50% सैचुरेशन हो रहा है। हमने हीमोग्लोबिन का नॉर्मल जो कर्व था वो बनाया, राइट, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का कर्व बनाया, राइट। सो अगर हम राइट शिफ्ट की बात करें, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास राइट शिफ्ट हो गई, ठीक, ऑक्सीजन की बाइंडिंग ये राइट शिफ्ट है, राइट, ये राइट शिफ्ट है, और हम लेफ़्ट शिफ्ट का भी ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट शिफ्ट हो रही है,
ओके, लेफ्ट शिफ्ट हो रही। तो देखो हमने यहाँ पर कैसे किया था, मान लीजिए हमने यहाँ पर नीचे आया तो ये कितना हुआ 26 स्टोर आ रहा है, राइट, 26 स्टोर आ रहा है हमारा। अब अगर हमें पहले लेफ़्ट शिफ्ट समझिए, अगर हमारे पास लेफ़्ट शिफ्ट हो रही है तो 50% सैचुरेशन यहाँ आया, 50% सैचुरेशन यहाँ पर आया। मान लीजिए अब ये तो वैल्यू 26 स्टोर से कुछ तो कम होगी, मान लीजिए 20 आ गई है, 20 टोर आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने आपको बताया था, इसका मतलब ये हुआ कि 50% सैचुरेशन 20 टोर पर ही, 20 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पर ही हो चुका, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि पहले ही 50% सैचुरेशन पहले हो चुका, जबकि नॉर्मल में 26 पर हो रहा है। अब राइट शिफ्ट की देखिए, अगर राइट शिफ्ट यहाँ हुई और अब हम इसे यहाँ पर मिलाएं, राइट, मान लीजिए अब हम सिर्फ ये रफ वैल्यू आप काउंट कर रहे हैं, आपको जस्ट आपको समझाने के लिए, मान लीजिए ये 30 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, राइट शिफ्ट हुई, अब उसी 50% सैचुरेशन 30 टोर प्रेशर पर हो रहा है, मतलब कि 50% सैचुरेशन जो है 30 टोर पर हो रहा है, यानी कि अगर उसके लिए हमें ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पर जाकर 50% सैचुरेशन हो रहा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो यहाँ पर कम हो रही है। इसलिए हम कहते हैं, याद रखिएगा प्लीज़, इसीलिए हम कहते हैं कि अगर लेफ़्ट शिफ्ट होती है तो ऑक्सीजन की एफिनिटी इंक्रीज होती है, और अगर राइट शिफ्ट होती है तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज होती है। ओके, अब ये माइंड में रखकर अब आप फैक्टर्स देखिएगा कि फैक्टर जो होते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग, राइट। देखो यहाँ पर भी है, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि P50 कितना हमारा आया था नॉर्मल कंडीशन में, 26 टोर आया था। अगर राइट शिफ्ट होती है तो मान लीजिए यहाँ हमने 32 टोर कर दिया, एफिनिटी लो हो गई। लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो 22 पर ही आ गया, यानी कि एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, तो अगर हम इफेक्ट देखें, सबसे पहला फैक्टर हम लेते हैं पीएच का, इफेक्ट ऑफ पीएच, राइट। तो अगर हम पीएच की बात करें, सो पीएच में अगर आपको पता है, देखो यहाँ देखिए, अगर हम बात करें तो पीएच कितना होता है हमारे पास, यहाँ देख लीजिए, अगर पीएच होता है तो पीएच कितना होता है, पीएच इज प्रोपोर्शनल टू 1/H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, हम ऐसे ही तो लिखते हैं। अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर पीएच हम लो करेंगे तो प्रोटोन का कंसंट्रेशन क्या होगा, सिस्टम में बढ़ेगा, राइट, ये आपको पता है। सो अब यहाँ देखिए, अगर हम बढ़ा रहे हैं, लो पीएच है, मान लीजिए हमने इफेक्ट, हम पीएच का देखना है, जिसे हम बोहर इफेक्ट भी बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास पीएच जो है वो लो है, तो यहाँ पर लो पीएच होगा तो इसका मतलब क्या है, प्रोटोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। प्रोटोन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो प्रोटोनेशन होगा ग्लोबिन का। हमने आपको बताया था ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन होती है, अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, राइट। डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड हो सकते हैं, आयनाइज्ड साइड चेन भी हो सकती है, साइड जिसमें साइड चेन में आयनाइज्ड ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, नॉन आयनाइज्ड चेन ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अगर हमने प्रोटोन का कंसंट्रेशन सिस्टम में बढ़ाया तो क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा ग्लोबिन प्रोटीन का। अगर प्रोटोनेशन हुआ तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक इंट्रैक्शन, क्योंकि आयनिक इंट्रैक्शन होंगे, प्रोटोनेशन होगा तो आयनिक इंट्रैक्शन होंगे, राइट। तो साल्ट ब्रिज बनेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी। अगर साल्ट ब्रिज बनते हैं, अगर डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेबलाइज होगा, अगर आयनिक इंट्रैक्शन होंगे, प्रोटोनेशन होगा ग्लोबिन प्रोटीन का, तो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन की एफिनिटी, राइट। तो अगर हमने आपको बताया था, अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी डिक्रीज होती है तो कहाँ शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट करेगा, एग्जैक्टली राइट शिफ्ट होगा। तो अगर राइट शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर लो एफिनिटी होगी। तो अगर आपको देते हैं कि पीएच इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का कर्व जो है वो किस तरफ शिफ्ट होगा, तो आप बोलेंगे कि वो राइट शिफ्ट होगा, राइट। अगर हम नॉर्मल पीएच पे बोलते हैं 7.2 है तो पीएच 6.9 मान लीजिए, कुछ कम कर लीजिए, तो राइट शिफ्ट हो जाएगी, लोअर एफिनिटी। और एक जो टर्म है वो आप ये भी थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए, एक होता है रूट इफेक्ट, ये तो हमने बोहर इफेक्ट बोला, एक होता है रूट इफेक्ट। रूट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो हमारे पास बोहर इफेक्ट में क्या हो रहा है, अगर लो पीएच है तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, राइट, क्योंकि राइट शिफ्ट हो रही है। और रूट इफेक्ट जो है वो बोहर इफेक्ट से अलग होता है। आप ये याद रखिएगा कि अगर रिड्यूस कैरिंग कैपेसिटी, अगर
ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं, कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, तो हम उसे बोलते हैं रूट इफेक्ट। ओके, सो वीडियो जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो हम आपको यहीं पर फिनिश कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ पीएच। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम आप अदर्स फैक्टर्स जो ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के कर को इफेक्ट करते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में एंड मायोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है हम आपको वो बताएंगे, एंड हीमोग्लोबिन की से एसोसिएटेड जो डिजीज़ होती हैं वो भी नेक्स्ट लेक्चर में वो भी आपको डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू, ख्याल रखिए।